हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स के बारे में आप पहले भी कुछ जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपको जो है थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। आपने छोटी क्लासेस से लेके पढ़ते हुए आ रहे हो ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप किसके हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं फॉर अस। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स एंड सम आर फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एज ए स्टार्टर या इनोकुलम जो है वो मिल्क में ऐड कर दिए जाते हैं। मिल्क में ऐड करने से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, कैसिन, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। कंप्लीट जैसे ही प्रोटीन को खा लेंगे तो आपका जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड के अंदर, दही में। ठीक है, और दही आपको पता है मिल्क से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये इट इनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू। किसको बढ़ा देता है? न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। कौन से विटामिन की? विटामिन B12। इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आप दही खाइए। ठीक है, क्योंकि दही में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्लस एफिशिएंसी इन्हांस करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है सभी को? समझ गए? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ईस्ट जिसका हम यूज ब्रेड बनाने में करते हैं उसको तो हम बोलते हैं बेटा बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट बोलते हैं। और जिसका हम वाइन, इंडस्ट्रियल लेवल पे वाइन वगैरह, बियर वगैरह बनाने में यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रीवरी ईस्ट, मतलब जो ड्रिंकेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, पीने वाला जो प्रोडक्ट में जो ईस्ट यूज की जाती है उसे हम ब्रीवरी ईस्ट बोलते हैं। और जो ब्रेड वगैरह बनाने में जिस ईस्ट का यूज किया जाता है उसे हम बेकर ईस्ट बोलते हैं। और ये जो आपको पफ्ड अपीयरेंस दिखाई देती है ना, आपको ब्रेड फूले फूले दिखाई देते हैं, ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें जो ईस्ट ऐड की जाती है। ईस्ट ऐड करने से क्या होता है, बड़े बड़े जो है होल्स क्रिएट हो जाते हैं। आपने ब्रेड खाया होगा तो आपने देखा होगा, जो होल्स वो किस वजह से क्रिएट होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके CO2 की फॉर्मेशन की वजह से। जो पफ्ड अपीयरेंस होती है ना डो के अंदर, ठीक है, जब आटा थोड़ा सा फूल जाता है और ब्रेड में भी आपको बड़े बड़े होल्स नजर आते हैं, वो CO2 के होते हैं। द पफ्ड अपीयरेंस ड्यू टू CO2। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम ब्रीवर ईस्ट से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है विदाउट डिस्टिलेशन, लिखा है ना, समझ में आ रहा है सबको? विदाउट डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है कि जिस ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो अल्कोहल की कम होती है। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वाइन एंड बियर। वाइन और बियर में कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल की कम होती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो विदाउट डिस्टिलेशन से बनते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट विद डिस्टिलेशन फॉर्म होते हैं उनमें जो कंसंट्रेशन जो अल्कोहल की वो बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो प्रोडक्ट है इनका आपने एग्जाम्पल जरूर लर्न करना है, विस्की और ब्रांडी। विस्की और ब्रांडी प्रोडक्ट जो है वो आपके विद डिस्टिलेशन बनने वाले जो है वो प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक साउथ इंडियन ड्रिंक के बारे में भी जिक्र आता है इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है बेटा टोडी। ये जो टोडी है वो डेट पाम के सैप से बनती है और इसको भी पीने से जो वो नशा सा चढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 2.0 मूवी में, जो चिट्टी वाली जो मूवी थी, उसमें वो ऐश्वर्या जो है वो अपने, मतलब मैं नाम भूल गई हूँ, ठीक है, कि क्या था, उसको मतलब ऐसे शो करती है कि मैं तुझसे नाराज हूँ, मैं किसी और के साथ वो कर रही हूँ।
ठीक है। तो वो किसी और को मतलब उसको चिढ़ाने के लिए किसी और के साथ जो है वो फ्लर्ट करती है, तो उस टाइम पे उसे पता नहीं होता उसने वो ड्रिंक पी होती है, तो वो रियल में करने लग जाता है, तब फिर वो आता है और उसे छुड़ाता है। वो एक अलग कहानी है, बट यहाँ पे मैं बताती हूँ जो टोडी जो एक ड्रिंक है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनने वाली ड्रिंक है, और ये साउथ इंडियन लोग जो है या वहाँ पे ज़्यादा बनती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा इसे कंज्यूम करते हैं, और ये जितने भी प्रोडक्ट है वे फर्मेंटेशन से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट का यूज होता है। इसके अलावा हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये जो स्विस चीज़ होती है वो आपकी कौन से बैक्टीरिया द्वारा बनी, एक फंगस के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। सॉरी, ये रोक्फोर्ट चीज है, ये तो एक स्पेशल टाइप की फंगस से क्रिएट की जाती है, जो प्रोपेनस हार्मनी बैक्टीरिया है, इससे आपका जो है वो स्विस चीज बनता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो ह्यूमन काइंड के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल पे अब आपको पता है अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो हमें बहुत बड़े फर्मेंटर वेसल्स की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती है, जिसमें क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है, ठीक है। सो इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मैसिव मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री वाले लोग ही बड़े बड़े बर्तनों में जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये वीएन जो हमने ये पढ़ा है ना पीछे एग्जांपल, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये आपके इंडस्ट्री वगैरह में बन रहे होते हैं, नॉर्मली घरों में थोड़ी बनाते हैं इनको, ठीक है। सो ये हमने देखा इंडस्ट्री लेवल पे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हमने ईस्ट के बारे में देखा, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। और ये जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज होती है उसे हम ब्रेवर ईस्ट बोलेंगे, और जो आपके घरों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो जैसे बेकरी में जो यूज होती है ईस्ट, उसको हम बोलते हैं बेकर ईस्ट, ठीक है। समझ गए? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं समझा पा रही हूँ अच्छे से, क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद डिस्टिलेशन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और विदाउट में आपने याद रखना है जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वाइन और बियर दो ही एग्जाम्पल है, बाकी विस्की, ब्रांडी, रम जितने आ जाए वो विद डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है, याद रखने में कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। अब आप कहोगे क्या मैडम हमारी लाइफ के अगेंस्ट? बिल्कुल नहीं। एंटीबायोटिक्स का मीनिंग है लाइफ के अगेंस्ट। कौन सी लाइफ? जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल या कोई अनडिजायरेबल बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स बनाई गई थी। और सबसे पहले बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैसे तो ये बाय चांस डिस्कवरी हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, उसका नाम था स्टेफिलोकोक्सी बैक्टीरिया, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, उनको कुछ काम हो गया, मतलब ऑब्वियसली वाइफ कोई काम कहे और ना जाए तो थोड़ा सा लगता ही है ना, कि कहते हैं जेंट्स लोग चले जाते हैं, तो ऐसा ही है कि वो समर वेकेशन पे चले गए। तो कुछ दिनों बाद जैसे ही वो लैब में आए तो उन्होंने क्या देखा, जिस पेट्री डिश को वो सिंपली ऐसे ही वॉश करके छोड़ के गए थे ना, जिस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे, वॉश करके गए थे, तो वहाँ पे उस पेट्री डिश के चारों तरफ जो है वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे, वहाँ पे एक फंगस ग्रो कर गई थी। उन्होंने देखा कि जहाँ पे फंगस ग्रो कर रही है वहाँ पे उसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, तो इसलिए बाई चांस ये डिस्कवरी हो गई थी। उन्होंने जो फंगस जो केमिकल रिलीज कर रही थी उसका नाम रखा पेनिसिलिन, क्योंकि उस फंगस का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना कुछ लिखा नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, मैं ये स्टोरी आपको वैसे बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाई चांस ये डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, ठीक है। तो वो फंगस
उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उसने जो केमिकल रिलीज किया था उसका ही नाम साइंटिस्ट ने रखा था पेनिसिलिन, और इस डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। और इसके फुल पोटेंशियल बताने के लिए इसके अलावा इनके 2 कलीग्स ने भी इसकी हेल्प की थी। उसका नाम है अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरी। अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरे ने जो है वो इसकी फुल पोटेंशियल क्लिनिकल ट्रायल्स करके फुल पोटेंशियल बताया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बाय चांस डिस्कवरी हुई थी, और इस एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी याद हो गई है ना, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो एसिड्स बनाए गए तो वो किन किन सोर्स से निकाले जाते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों ही क्वेश्चन जो है वो आपके नीट में एज वेल एज सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं, और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो इससे कौन सा एसिड बनता है? ऑब्वियसली एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो इससे फॉर्म होता है, क्योंकि नाम से ही है ना, नाम से ही आप याद रख सकते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो एसिटिक एसिड, एसिड एसिड तो सब में कॉमन है, तो आपने क्या याद रखना है? एसिटिक वर्ड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस। ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। लैक्टिक एसिड, एसिड वर्ड मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। एस्पेराजिलस निगर, ये एक फंगस है जो क्या बना रही होगी? सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम बुटालिकम, ब्यूटेरिक एसिड, यहां से ही आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा जब आप एग्जाम में लिखोगे ना। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज दे रही होती है, दे रखी होती है आपको, नीट में तो हर बार ये क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, आपको ये दे दिया जाता है क्लोस्ट्रिडियम बुटालिकम, ठीक है। तो ये कौन सा एसिड रिलीज करता है? ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। समझ गए? एसिड वर्ड मैंने पहले लिख दिया था ये, ताकि आपको किस तरीके से चीजें लर्न करनी है समझ में आ जाए, कैसे लिखनी है, ठीक है। और अब हम कुछ एक एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 2 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइपेज, ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी दाग धब्बे आपकी शर्ट पे या कहीं पे भी लग जाते हैं, तो वो जो ऑयली स्टेन होती है उसको रिमूव करने का काम करता है आपका लाइपेज एंजाइम। दूसरा है प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। प्रोटीएज नाम से समझ में आ रहा है कि प्रोटीन वाली चीजों की ब्रेकडाउन में किसी चीज की ब्रेक, जहां पे भी एज वर्ड आ जाता है ना, दैट मीन्स ये एंजाइम है। कभी भी देखना आप लोग, जहां पे भी एज वर्ड होगा मीन्स एंजाइम्स की बात हो रही है, और एंजाइम है तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो जितने भी फ्रूट जूसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लंबे टाइम तक खराब नहीं होते जल्दी से, माजा वगैरह हम लोग पीते हैं, तो उनमें ये एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये जो फ्रूट जूस है वो खराब ना हो। अदरवाइज तो आपने देखा होगा ना, जब भी हम जूस बनाते हैं तो 1-2 घंटा में पी लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो उसकी जो कहते हैं ना कैपेबिलिटी, क्षमता, वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाता है जूस ओपन में पड़ा हुआ। सो मैं उम्मीद करती हूँ इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये भी माइक्रोब से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज, मैंने पहले ही आपको बताया था। जब भी एज वर्ड आ जाए दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? एंजाइम्स की। एंजाइम्स ये किससे निकाले गए हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकाले गए हैं, माइक्रोब से ही निकाले गए हैं, ठीक है। बायोएक्टिव इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना स्ट्रिप्टोकोकस, ये इसका सोर्स है कि वो जो है वो इस सोर्स से जो है वो निकाले गए हैं, आइसोलेटेड किए हैं। ये तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही नीट एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, नीट 2020 में, 22 में भी, ठीक है। तो स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, और इसका यूज जो है वो क्लॉट बस्टर में यूज किया जाता है। मतलब जो ब्लड वेसल्स में जो जम जाता है, ब्लड जम जाता है, तो वहाँ पे उस क्लॉट को
ठीक है, उस जो खून के जो थक्का जम जाता है ना ब्लड वेसल्स में, ताकि फिर ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाता बॉडी में, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो है इसका इंपॉर्टेंस याद रखने की कि इसका काम कहाँ पे होता है, तो क्लॉट बस्टर को रिमूव करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ये किस सोर्स से निकाला जाता है आपका, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। स्पोरम वर्ड आ गया तो दैट मीन्स ये किससे आइसोलेट किया गया है आपका, फंजाई से, फंगस से। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। किसमें, जब भी किसी भी इंसान में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना हो, ताकि उसकी जो बॉडी है वो उसे जो फॉरेन ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है उसे पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल समझ के अटैक ना करे, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि आपकी बॉडी जो है उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट मतलब उस ऑर्गन जो ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया है उसको फॉरेन एजेंट समझ के जो है वो उस पर अटैक ना करे। बस इसका साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि समटाइम जो जिस इंसान के भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे दिया तो समटाइम जो है वो हार्मफुल पैथोजन चला जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको भी बॉडी फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं करती अच्छे से। समझ गए, गुड। तो साइक्लोस्पोरिन जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह दिया जाता है, जिनमें भी ऑर्गन मेनली जो है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ही ये दिया जाता है। क्लियर है सबको, गुड। इसका सोर्स याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, गुड। स्टैटिन जो है वो मोनास्कस प्यूरस से निकाला जाता है, ये सोर्स है जहां से स्टैटिन जो है वो आइसोलेट किया जाता है। ये क्या काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, मतलब ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना उसको कम करने का काम करता है आपके स्टैटिन। ठीक है, मतलब जो एंजाइम्स आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बना रहे होंगे ना ब्लड में, उन एंजाइम्स को ही ये रोक देता है स्टैटिन। होप सो इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सीवेज यानी कि गंदे पानी को साफ करने के लिए एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STP कहते हैं। और ये STP एस्टेब्लिश क्यों किए जाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सीवेज क्या होता है, जो भी आपके घरों का यूज्ड वाटर है, गंदा पानी जो आपका फलों का सब्जियों का धोने का, आपके हैंड वॉश का, वॉशरूम का जो गंदा पानी है, ऑब्वियसली जो गंदा पानी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो कि हार्मफुल होंगे, इसीलिए हम तो कहते हैं ना आसपास पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। और कुछ लोग तो कॉलोनी या अपना घर या प्लॉट लेते हैं तो वही एक चीज़ जरूर देखते हैं कि वहाँ पे सीवर लाइन है या नहीं, अगर नहीं होती तो मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते वहाँ पे जगह लेना, क्योंकि हर किसी को सीवर लाइन का प्रॉपर जो है सिस्टम चाहिए ताकि पानी जो है वो आसानी से चला जाए। ठीक है, वो साफ सफाई करवाने वाला सिस्टम ही ना रहे, ठीक है, टॉयलेट बनाने वाला सिस्टम ही ना रहे, तो वो जो आपके घरों का गंदा पानी है वो कहीं तो जाता होगा ना, किसी कॉमन पाथवे के। अब आपके घरों पे तो वो पाइप लगी है, तो पाइप के थ्रू वो कहीं पे तो इनका आउटलेट होगा बाहर, जहाँ पे वो ढेर सारा पानी जो है वो शहर से बाहर कहाँ पे छोड़ा जाता है। तो आपको पता ही है हमारी जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ नाले हैं उनमें वो पानी जो है वो जाता है, एक कॉमन नालों में जाता है। जो सीवर लाइन का जो पानी होता है वो गंदा होता है, सबको पता है। जब भी कोई सीवर लाइन के पास से जाता है तो सबको स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है, क्योंकि आपके घरों का वो गंदा पानी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह पैथोजेंस ग्रो कर जाते हैं, जो ढेर सारी बीमारियों को फैलाने का जो है वो कारण बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो नदियों का पानी है, जैसे कि अगर हम गंगा यमुना की बात करें तो उनका पानी तो बहुत साफ होता है, वो होली वाटर होता है, उसको हम पवित्र जल मानते हैं और पीते हैं। तो हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि आपके घरों का जो गंदा पानी है वो डायरेक्टली उसमें डाल दिया जाए, नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए, ताकि वो आपके घरों का जो गंदा जो सीवर लाइन का जो सीवेज का जो पानी है उससे पहले साफ किया जाए और फिर ये आपकी जो है वो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाए,
नदियों में जो है वो छोड़ा जाए, ताकि नदियां जो है वो आपकी अशुद्ध ना हो। आपने ये स्वच्छता अभियान के अकॉर्डिंग सुना ही होगा ना, 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, कि आपने ये देखा होगा कि नदी ना गंगा अभियान चल रहा है, गंगा की सफाई के लिए कितने सारे अभियान, स्वच्छता अभियान आप लोगों ने सुने हैं, कि ताकि जिन चीज़ों से बीमारियां फैल रही हैं हमें पहले उन पे काम करना चाहिए, बाद में ही हम बीमारियों से बच पाएंगे। अगर हम अपने आसपास की सफाई रखेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे वाटर, ठीक है। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए भारत का नागरिक होने के नाते, और कहीं के भी हम सिटीजन हो, हमारा ये फर्स्ट ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक से ना हटते हुए, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही आसान तरीके से। एक बार आपने अच्छे से ध्यान से समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर दो प्रोसेस किए जाते हैं। एक तो सीवेज में क्या होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एक आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में भी बता दिया और आपको जो टेक्निकल टर्म्स है उसकी फॉर्म में भी बता दिया। और क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके सीवेज के वाटर के अंदर होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन समटाइम वो ही आपके जो है वो प्रोसेस में काम भी करेंगे। कैसे काम करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसके अंदर दो स्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे मैंने फुल लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर हम बात करें फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। मतलब ऊपर जाले से लगे होते हैं, या तो मैन्युअली उन चीज़ों को हटाया जाएगा जो भी पन्नी वगैरह उस गंदे पानी में तैर रही है, ठीक है। और आपके जो टैंक होते हैं ना उनके ऊपर फिल्ट्रेशन या नेट लाइक एक वो जाला सा बना होता है, तो जितने भी बड़े बड़े मैसिव पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक बैग हो गया, कोई भी प्लास्टिक का, या बहुत बड़े टुकड़े जो भी डेब्रिस है जो बड़ी है साइज में, जो मतलब फिल्टर नहीं हो पा रही, वो ऊपर रह जाती है। जैसे आपको पता है जब हम चाय छानते हैं तो पत्ती वगैरह ऊपर रह जाती है ना, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है इस सेटलिंग टैंक के अंदर, कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेट। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इसका कोई काम नहीं है, इसको तो बाद में भी रिमूव किया जा सकता है टैंक से। अब हमारे काम का सिर्फ ये पानी है जो छन के नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी अभी गंदा है, ये कोई पानी साफ नहीं हुआ है। सिर्फ हमने फिल्टर और सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही देखा है। जो फिल्टर होने वाली थी वो फिल्टर हो गई, जो सेडिमेंट होने वाली थी, जो नीचे बैठने वाली थी उस पानी से वो नीचे बैठ गई, जिनको हमने प्राइमरी स्लज बोला। जो ऊपर तैर रही थी, जो हमारे फिल्ट्रेट पे निकल गई है फिल्टर पे, उसे हमने फिल्ट्रेट कहा। हमारे काम का तो सिर्फ ये पानी है, इसको हम बोलते हैं इफुलेंट। अब इस इफुलेंट को एक अनदर टैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उस टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली हवा की सप्लाई जो है वो इसके अंदर दी जाती है, समझ गए? इसलिए इस टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। और ये कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड होता रहता है, हिलता रहता है, ताकि प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिक्सअप हो सके। किसके पास, किसके साथ मिक्स हो जाएगी? फ्लोक्स। फ्लोक्स क्या होते हैं? फ्लोक्स और कुछ नहीं होते बेटा, बैक्टीरिया प्लस आपके जो फंजाई के क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक गुच्छा सा होता है जिसमें आपकी जो गंदगी, इस पानी के अंदर जो भी गंदगी होगी ना वो फंस जाएगी इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर। हमने क्या किए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोगों ने फ्लोक्स डाल दिए, किसमें? एरिएशन टैंक में। और प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन इन फ्लोक्स के साथ जो है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से काम करते हैं, इसलिए एरिएशन टैंक्स में हमने फ्लोक्स ऐड किए एज ए स्टार्टर और इनोकुलम। जैसे दूध को दही बनाने के लिए हमने थोड़ा सा खट्टा उसमें डाला था ना, वैसे ही हम लोग जो है इस पानी को साफ करने के लिए फ्लोक्स ऐड कर देते हैं। और ये फ्लोक्स क्या कर देते हैं, उस पानी की जो गंदगी है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे जैसे ये फ्लोक्स खाएंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को, तो पानी आपका साफ होता जाएगा और बीओडी का जो लेवल है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बीओडी का लेवल क्या हो जाएगा आपका,
डिक्रीज। बीओडी क्या होती है? बीओडी और कुछ नहीं होती, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। किसकी? माइक्रोब्स की। जो माइक्रोब्स, यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स है? फ्लोक्स। फ्लोक्स को मैंने क्या बताया? बैक्टीरिया और फंगस का एक नेटवर्क होता है, उसको हम फ्लोक्स बोलते हैं। और ये फ्लोक्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। किसको खाने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर, जो किसके अंदर प्रेजेंट था? इफुलेंट के अंदर, पानी के अंदर प्रेजेंट था। गंदे पानी को हमने इफुलेंट बोला ना, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसको खाने के लिए इन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की नीड पड़ी। अब ऑक्सीजन, बीओडी का लेवल कम हो गया, मतलब अब इनको और ज्यादा, अब ऑर्गेनिक मैटर बचा नहीं, तो बीओडी की क्या जरूरत है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑब्वियसली कम हो गई। कम होने से पता इंडिकेट, जो बीओडी का लेवल कम होता है, दैट मीन्स अब पानी क्या होने लगा है? क्लियर, अब पानी साफ हो चुका है। बीओडी का लेवल, ये प्रोसेस तब तक हम करेंगे जब तक कि बीओडी का लेवल बिल्कुल ड्रॉप ना चला जाए। समझ रहे हो? बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ इसकी, बायोकेमिकल, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आपके सीबीएसई एग्जाम में एज वेल एज नीट में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि बीओडी का लेवल क्या इंडिकेट्स करता है। अगर बीओडी का लेवल कम है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स वाटर जो है वो आपका प्योरीफाई या क्लियर हो चुका है। अब जैसे ही पानी हमारा साफ हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अब इस पानी को हम किसके अंदर ऐड कर देंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, ताकि थोड़ा बहुत अगर फिर भी बच गया हो कुछ, क्योंकि ये जो फ्लोक्स थे वो इस पानी में तो रह गए ना, बीओडी के लेवल नो डाउट कम हो गया है। अब ये जो फ्लोक्स इस पानी में रह गए हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ये जो पानी है इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज। अब इस प्राइमरी एक्टिवेटेड स्लज को हमने ट्रांसफर कर दिया है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इसमें क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम कर रहे हैं। मतलब ये जो आपका टैंक होता है ना, वो बिल्कुल कवर्ड होता है, कहीं से भी ओपन नहीं होता। ये तो यहाँ से ओपन था आउटलेट, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही थी एरिएशन में, लेकिन ये बिल्कुल बंद होता है। तो आपके जो भी फ्लोक्स होते हैं वो सभी जो है वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक आउटलेट होता है, बाद में हम इसे ओपन कर देते हैं। किसके लिए? क्योंकि कुछ एक गैसेस भी फॉर्म होती है। अब एनारोबिक नहीं, नैप्स, अब आपको पता है कोई भी रूम बंद होता है बहुत टाइम तक, तो हम जैसे खोलते हैं उसमें से स्मेल आती है ना, वैसे ऑब्वियसली स्मेल बन जाती है। तो यहाँ पे तो फिर भी पानी के अंदर जो फ्लोक्स थे उनको डाइजेस्ट किया है बैक्टीरिया ने, तो ऑब्वियसली गैस तो बननी थी। जो गैस बनेगी वो जो बनती है वो आपकी बायोगैस बनती है। और बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज आती है? यहाँ पे जो गैस बनती है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, और मेनली आपकी मीथेन बनती है, देन आपकी CO2 तो ऑब्वियसली वैसे ही बन जाती है, ठीक है। और इस बायोगैस का फर्दर जो है यूज कर लिया जाता है, आपको पता है, कुकिंग और लाइटनिंग प्रोसेस में, ठीक है। और अब जो आपका पानी साफ हो गया है वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा, जैसे ही हम पानी को नदी नालों में डालेंगे तो इसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो थे तो वो हवा के संपर्क में आने से वैसे ही डेड हो जाएंगे और आपका पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 99% तक ये पानी साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी कंज्यूमेबल नहीं होता। हाँ, इसको आप खेतों में यूज़ कर सकते हो, किसी भी व्हीकल को धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली लोग जो है वो फील्ड पे ही इस पानी का दोबारा हम जो है हमारी जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं उनमें किसान जो इन पानी का यूज़ कर लेता है। और अब ये पानी जो हमारा साफ हो गया है इसको हम रिलीज कर देते हैं फिर हमारी नदियों में, ताकि हमारी नदियों का पानी जो है वो गंदा ना हो। इसके लिए एक एक्शन प्लान भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट साइंस ने जो है वो डेवलप किया था, एक्शन प्लान जिसका नाम है गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। इस मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया था? इन्होंने कहा था कि जितने भी STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के पास लगाए जाएं, ताकि जो शहरों का जो सारा पानी है वो इकट्ठा होकर नदियों में ही जाता है। तो नदियों के पास अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट रहेंगे तो पहले पानी को साफ किया जाएगा, फिर डायरेक्टली जो है वो नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने जो है ये बात कही कि ज़्यादा से ज़्यादा STP जो है वो नदियों के पास होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अगर आपने अच्छे से मेरी एक एक वर्ड को ध्यान से समझा है ना, तो दोबारा कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीरियस। बायो कंट्रोल एजेंट, बायो मतलब लिविंग,
लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने वाले एजेंट कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि हम लोग क्या करते रहे, किसान लोग क्या कर देते हैं, जब भी कोई बीमारी डिजीज हो जाती है प्लांट को, तो जनरली उसको वो किसान मार्केट में जाता है, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, जो प्लांट के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट की बीमारियों को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहते हैं कि आप ये इंसेक्टिसाइड ले जाइए, ये पेस्टिसाइड लीजिए, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड। लेकिन इसका आपको पता है हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। अब हेल्थ पे तो नुकसान होता ही है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में बहुत से बेनिफिशियल जो आपके इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनका भी नुकसान हो जाता है। सपोज हम मारना एक हो जाते थे, मर गए 10 उस इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से, तो ये चीज़ बहुत नुकसानदायक थी और ये हमारे हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। इसलिए क्या किया गया कि ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दो, जो भी साइंटिस्ट थे, जो जानकार थे, मतलब कोई बीमारी जिस पेस्ट से हो रही है, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि बायो कंट्रोल एजेंट्स को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपनी फसल में, अपने क्रॉप्स में, ताकि जो वो पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है या पर्टिकुलर पेस्ट है वो ही खत्म हो, आपके जो फ्रेंडली नेचर वाले जो इंसेक्ट है वो ना खत्म हो, क्योंकि अदरवाइज फिर पॉलिनेशन कौन कराएगा। अगर बेनिफिशियल वाले मर गए तो आप हमारी जो फूड साइकिल है, जो फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। नेचुरल जो फूड साइकिल और फूड चेन होती है, आगे हम इकोलॉजी चैप्टर में बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि अगर आपको एम्फिड्स से प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एम्फिड्स है क्रॉप के अंदर, तो आप किसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, लेडी बर्ड बीटल को डाल दीजिए, तो आपके एम्फिड्स का सफाया हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ड्रैगन फ्लाई को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अगर मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो, ठीक है। वो उड़ने वाले से होते हैं ना, आपने देखी होगी ड्रैगन फ्लाई, जो हम छोटे होते थे तो बोलते थे हेलीकॉप्टर आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए, ठीक है। तो वो ड्रैगन फ्लाई इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपके मॉस्किटो को खा जाएगी, उसका पेट भर जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, है ना, डबल बेनिफिट। इसके अलावा बीटी, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, अब आपको पता है 2002 में आई थिंक जो है वो बीटी कॉटन आया था, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हो गए थे, हमें हेल्थ का जो है वो नुकसान हुआ था और कुछ हमारे नेचुरल इंसेक्ट भी खत्म हो गए, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया था। तो बीटी क्या था, एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया था आपकी क्रॉप के अंदर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे कि कोई जो आपकी जो कैटरपिलर अगर उस क्रॉप मतलब कॉटन प्लांट को खाती थी तो अपने आप ऑटोमेटिकली डेड हो जाती थी। हम लोग क्या करते थे, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो बीटी वाला प्लांट था, सचेट्स मतलब सैशे, हमें सैशे मिलते थे, उस पानी में डिजोल्व करके उसकी स्प्रे कर देते थे, तो वो आपकी कैटरपिलर जो है वो आपकी सारी डेड हो जाती थी। लेकिन इसके कैटरपिलर के अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है वो नेचुरल फ्रेंडली इंसेक्ट खत्म हो रहे थे, इसलिए इसको जो है बैन लग गया था, ठीक है। बट ये बहुत ही सैशे डाल के अगर आप किसी चीज़ को किल करते हो तो दूसरा इंसेक्ट, वैसे इंसेक्ट भी समझदार होते हैं, अगर एक कैटरपिलर मरी हुई दिख जाए ना तो दूसरी कैटरपिलर अपने आप समझ आती है कि ये खतरा है इस फसल को खाने से, उसकी डेड बॉडी को देख के वो समझ जाते हैं, फिर नहीं खाते। कुछ जो समझदार होते हैं वो दूर चले जाते हैं उस क्रॉप से, ठीक है, और कुछ जो खाते हैं वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस जो बीटी कॉटन वाला जीन था वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, जिससे कि जैसे ही वो उसे खाते तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना था, बाद में ये सैशे डालने की भी जरूरत नहीं थी, और जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं होता तब तक जो है सैशे डाल रहे थे हम लोग। सैशे मतलब उसमें कोई दवाई थी जिसको पानी मिला के स्प्रे कर देते थे, ठीक है। ट्राइकोडर्मा ये एक फंगस है, रूट इकोसिस्टम, ये मतलब जो प्लांट के रूट इकोसिस्टम के साथ अटैच कर जाती थी, तो इसको ज़्यादा जो है वो जो बेनिफिशियल जो हार्मफुल जो हमारी प्लांट के लिए जो हार्मफुल थे वो उन जो है वो फंगस को खा जाते थे, ठीक है। तो रूट इकोसिस्टम के साथ है, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरह काम करता है। बुकुलोवायरस ये है आपका सोर्स है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ये नैरो स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेसिफिक टाइप के ही जो है वो पैथोजन पे अटैक करते हैं, जो बुकुलोवायरस वाले जो आपके एजेंट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एज ए फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं और आपके इन्वायरमेंट में या आपके प्लांट को, जैसे कि सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी इन्हांस होती है ना अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं हम लोग, तो वैसे ही कुछ इंसेक्ट्स आपके क्या करते हैं, आपके प्लांट को
एनरिच कर देते हैं, किससे? न्यूट्रिएंट से। तो वो कौन कौन से हैं? कुछ फ्री लिविंग होते हैं आपके, जिसमें हम बात करें एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो माइक्रोब्स हैं ये फ्री लिविंग पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये क्या कर देते हैं? एटमॉस्फेरिक कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। किसमें? एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर से प्लांट फिर ले लेगा एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर ये है नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से एज ए बायो फर्टिलाइजर ये काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, तो प्लांट से जो चीज़ प्लांट को रिक्वायर्ड हो, प्लांट को खाना बना के जो है वो दे देते हैं, और बदले में जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो 70% माना जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो आपका अर्थ पे एल्गी करती है। ठीक है, और ऐसे इसी तरीके से कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हैं जो दूसरे किसी के साथ एसोसिएटेड होके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका माइकोराइजा है। ठीक है, ये क्या कर देती है? दूसरे फंगल हाइफा के साथ एसोसिएटेड होके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करने का काम करती है। जैसे कि फंगल हाइफा जो है वो नाइट्रोजन या फोस्फोरस दे देगा प्लांट को, प्लांट बदले में जो है उसको न्यूट्रिएंट दे देगा, यानी कि खाना प्रोवाइड कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स दे देगा। फ्रैंकिया किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाता है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट जो है, राइजोबियम, ठीक है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ओनली पल्सेस, जितने भी प्रोटीन रिच वाले दालों वाले पौधे हैं उनके साथ ये अटैच होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। सिम्बायोटिक मतलब ये किसी ना किसी के साथ जुड़ के काम करेंगे ताकि अगले का भी फायदा हो और इनका खुद का भी हो। ठीक है, तो ये एज ए सिम्बायोट काम करते हैं। राइजोबियम, फ्रैंकिया किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाता है, और जीनस ग्लोमस, जैसे कि माइकोराइजा में देखते हैं कि फंगल हाइफा ने दूर दूर से, हाइफा बहुत मतलब काफ़ी किलोमीटर तो नहीं कह सकती, काफ़ी मीटर तक जो है वो फैले रहते हैं हाइफे। जहाँ पे भी उनको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है वो मॉइस्चर लेके, न्यूट्रिएंट लेके प्लांट को दे देते हैं, और बदले में प्लांट से जो है खाना ऑब्टेन कर लेते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों का ही फायदा हो रहा है और साथ में रहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वर्ड सिम्बायोटिक, जो एसोसिएशन में काम करते हैं। फ्री लिविंग जो एवरीवेयर फाउंड इन द इन्वायरमेंट, और जो फिक्स करते हैं किसको? दोनों का ही काम क्या है? फिक्स करना। किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। तो इस तरीके से ये जो माइक्रोब्स है वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये जो धमाकेदार सेशन है वो आप सभी को समझ में आ गया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, किस तरीके से माइक्रोब्स जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा अगर अच्छे से आपने मेरी क्लास देखी है। तो तब तक आप नोट्स बनाते रहिए और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।